Dear students, Assalamu alaikum. This is physics for class 11th, and as all of you know that we are dealing with chapter 6, which is motion of system of particles and rigid body. And by completing this chapter, we may be able to complete 50% of our syllabus. So in the last lecture, हमने डिस्कस किया position of center of mass of two a system of two particles. Position of mass of center of a system of two particles consisting of two particles. तो सिर्फ हमारे पास दो पार्टिकल्स थे, तो उनका हमने सेंटर ऑफ मास निकाला। तो फिर उसके स्पेशल केस भी हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि सेंटर ऑफ मास जो है उसके लिए जो हमें रिलेशन निकली है दैट वाज आर सी एम इज इक्वल टू m1 r1 plus m2 और 2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो फिर हमने उसके लिए स्पेशल केस भी डिस्कस किया जिसमें मैंने बताया कि अगर दोनों पार्टिकल का मास सेम है यानी m1 और m2 बराबर है तो उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो निकलता है मिडवे ऑन द लाइन विच इज ज्वाइनिंग द टू मासेस, ठीक है। जो m1 और m1 को जो लाइन ज्वाइन करते हैं उसकी जो उसका जो सेंटर होगा वही उन इस सिस्टम का जो m1 और m2 का उनका सेंटर ऑफ मास होगा, यानी अगर आप वहां पे उसको कोडोगे तो ये आसानी से उठेगा, ठीक है। यानी सारा मास लगेगा हमें कि उसी पॉइंट पे होगा जो सेंटर होगा इसका। फिर मैंने बताया कि अगर एक बॉडी का मास ज्यादा है, मान लीजिए m1 का मास m2 से ज्यादा है, तो वहां पे जो सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी क्लोजर टू m1, और अगर m2 का मास ज्यादा है m1 से देन द सेंटर ऑफ मास विल बी क्लोजर टू m2। तो ये हमने पढ़ा है कल, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। यानी आपके पास मान लीजिए n पार्टिकल, तो लेट मी कंसीडर सिस्टम ऑफ system consisting of n particles of masses m1 m2 so on mn, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ठीक है। इसका मास m1 है। फिर यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका मास m2 है। इसी तरह से यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसका मास m3 है, सो ऑन। यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, उसका मास mn है। बहुत सारे पार्टिकल्स, mn का मतलब 100 भी हो सकते हैं आपके पार्टिकल्स, ठीक है, 50 भी हो सकते हैं, n कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए एक सिस्टम है यहाँ पे, तो इस इन पार्टिकल्स का हम ये सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। जिस तरह से हमने दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकाला उसके लिए हमने एक्सप्रेशन भी निकाले, ठीक है। तो इसी तरह से अब जो n पार्टिकल्स होंगे जिनके मास m1 m2 so on mn होंगे एंड दे आर लोकेटेड एट पोजीशन वेक्टर्स r1 r2 so on, ठीक है। ये भी अगर मैं यहाँ पे इसका बनाऊंगा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये हो गया इसका m1 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये हो गया, या आप खुद भी बना सकते हो, अगर आप बुक निकालोगे वहां पर बनाया होगा। ये हो गया r2 हो गया m2 का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसी तरह r3 हो गया, और इसी तरह से rn हो गया किसका पोजीशन वेक्टर, इस nth पार्टिकल का, ठीक है। तो ये मैंने आप ये फिर बनाया, ठीक है, जिसपे मैंने आपको ये दिखाया है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको कल भी बताया ये आपका कमरा है, ठीक है, और जो कमरे का कोई कॉर्नर आप लेंगे उस पर आप लिखेंगे ओ, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। फिर ये एक्स एक्सिस हो गया एक साइड में, ये वाई एक्सिस हो गया, और जो कमरे की हाइट होती है ये जो यहाँ पे है ये कमरे की हाइट है, ये जेड एक्सिस होती है, ठीक है। कॉर्नर पे आप ये तीनों लाइन देख सकते हैं। अब जो ये पार्टिकल्स है ये आपके कमरे में है इन द स्पेस विच इज, या आपके फ्लोर पे है, जो फ्लोर आपका कमरे का फ्लोर है उस पे है, ठीक है। तो फिर ये R1 जो है ये
कोऑर्डिनेट R1 जो है ये पोजीशन वेक्टर्स है, R1 is the position vector of particle of mass m1, R2 is the position vector of particle of mass m2, similarly R3 is the position vector of particle of mass m3 and so on, Rn is the position vector of particle of mass mn। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब होगा किसी 10 बजे आप ये कर रहे हो, ठीक है। अब जो इनका जो RCM होगा, ठीक है, of the center of mass of the system at that instant is given by RCM, जो हमने कल फार्मूला निकाला उसी से निकालेंगे, ठीक है। अगर दो ही होते तो फिर मैं M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 लिखता। अगर मेरे पास 3 पार्टिकल होंगे तो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास n पार्टिकल होंगे तो फार्मूला यही बन जाएगा RCM is equal to M1 R1 plus M2 R2 plus so on Mn Rn divided by M1 plus M2 plus so on Mn। अब 4 पार्टिकल होंगे तो 4 ही टर्म्स लेने हैं आपको ऊपर भी और 4 टर्म्स नीचे लेने हैं, यानी ऊपर अगर 3 टर्म्स है 3 टर्म्स आपको ऊपर लेने हैं 3 टर्म्स नीचे लेने हैं। जितने पार्टिकल्स होंगे 2 पार्टिकल्स होंगे उसके लिए हमने कल पढ़ा है, उसके लिए फार्मूला है, उसका जो RCM होता है दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। जो उसका सेंटर ऑफ मास होता है उसका जो पोजीशन वेक्टर दैट इज गिवन बाय m1 r1 plus m2 r2 by m1 plus m2, जब दो ही पार्टिकल्स होंगे। अगर 3 पार्टिकल्स होंगे then the position vector of the center of mass will be m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 by m1 plus m2 plus m3 so on। इसी तरह 4 होंगे 5 होंगे तो उसको करेंगे। अगर n पार्टिकल्स होंगे then the position vector that is RCM of the center of mass will be m1 r1 plus m2 r2 plus so on mn rn और n डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन mn। तो इसको छोटा करके हम लिखते हैं समेशन में, ठीक है। ये आप समेशन इस तरह भी लिख सकते हो, अगर नोटबुक पे लिखो तो इस तरह समेशन लिखना, ठीक है। वहां पे यहाँ पे लिखते हैं हम ये I इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। ये n यहाँ पे लिखते हैं ऊपर, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम mi ri, ये आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। नीचे आप लिखोगे इसको m कैपिटल M, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे नीचे भी लिखा भी है। तो यहाँ पे मेरी मुझे ये थोड़ा उल्टा लिखना पड़ता है, यहाँ पे ये जो है ये डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये लाइन ये जो ऊपर मैंने लिखा है इसी तरह आप लिखना नोटबुक पे, ठीक है। सो इसको छोटा करके हम लिखते हैं, इसका मतलब हो गया जो एम आई आर है हम लिखते हैं आई का जो वैल्यू है वो आपको 1 से लेके एन तक लिखना। देखिए जो यहाँ पे मैंने लिखा है इस टर्म में आई का वैल्यू है, अगर आप सिर्फ अगर एक ही टर्म होगी आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो फिर एन नहीं लिखना है, तो फिर ये M1 R1 ही लिखना है। अगर आई इज इक्वल टू 2, हाँ 1 to 2 यानी एन अगर 2 होगा ये एन वाला, यानी अगर आई का वैल्यू आई इज इक्वल टू 1 to 2 होता तो फिर आपको 1 और 2 लेने होते, तो फिर यहाँ पे आपको ये M2 प्लस M2 लिखना था, ठीक है। क्योंकि आर के साथ भी आई है और एम के साथ भी आई है। ये आई का मतलब हो गया पहले 1 वैल्यू दे दो तो बन जाएगा M1 R1, फिर आई का वैल्यू 2 दे दो फिर बन जाएगा M2 R2 प्लस समेशन का मतलब हो गया सम करो फिर इनको, ये इसको पढ़ते हैं समेशन, जो ये उल्टा W है, ठीक है, ये वाला इसको समेशन पढ़ते हैं, यानी फिर उनको सम करो। वैल्यू दे दो पहले 1 तो बन जाएगा M1R1, ठीक है, फिर 2 दे दो, वैल्यू कहाँ तक वैल्यू देना है n तक, ठीक है, फिर 2 दे दो वैल्यू बन जाएगा M2R2, फिर 3 वैल्यू दे दो बन जाएगा M3R3, इसी तरह सो ऑन फिर n वैल्यू दे दो बन जाएगा MnRn। तो जो ये W उल्टा W लिखा है इसका मतलब सम का समेशन, इसको पढ़ते हैं समेशन, यानी इसको फिर सम करो, यानी जो आपका वैल्यू निकला M1R1 M2R2 इनको फिर सम करो तो आपको ये निकलेगा रिजल्ट, जो में ऊपर ये रिजल्ट है ये वाला, ये आपको निकलेगा इससे जो मैंने नीचे ये लिखा था समेशन में, ठीक है। तो नीचे समेशन लिखा है हमने एम आई, देखिए यहाँ पे ये समेशन एम आई जो मैंने नीचे लिखा है। अब आप खुद बोलोगे मुझे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया आई को क्या वैल्यू देना है पहले, आई को वैल्यू देना है पहले जो मैंने वहां पे लिखा है, ठीक है, 1 to, यहाँ पे आई का वैल्यू है 1 to n, ठीक है। तो अब खुद आप दे दो m का वैल्यू 1 दे दो क्या बन जाएगा M1 बन जाएगा, फिर 2 दे दो बन जाएगा M2, फिर 3 दे दो बन जाएगा M3 प्लस सो ऑन, फिर n दे दो बन जाएगा Mn। तो फिर इसके साथ भी समेशन समेशन मतलब आप इनको सम करो ऐड करो तो ये बन जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3, जो मैंने यहाँ पे लिखा तो ये आपका हासिल हो जाएगा। यानी ऊपर के समेशन में अगर आप वैल्यू दे दोगे तो आपको M1R1 प्लस M2R2 हासिल हो जाएगा, और अगर नीचे वाले को दे दोगे तो फिर M1
प्लस m2 प्लस 1m, ठीक है। और RCM इज इक्वल टू जो m मैंने यहाँ पे कैपिटल M लिखा है किसके बदले, समेशन के बदले, इसका मतलब वो जो m1 प्लस m2 प्लस mn है, इसका वैल्यू मैंने कैपिटल M दे दिया है। तो फिर मैंने नीचे लिखा भी हुआ है m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस 1mn, ठीक है। जो समेशन mi आ रहा है, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द मास, ये याद रख, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द मास, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द मास, ठीक है। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द CM का मतलब ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, CM ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास को हम छोटे फॉर्म में CM लिखते हैं, ठीक है। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर गिवन बाय, अब देखिए ये XCM आपको निकालना है, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आपने लिखा था RCM, R के बदले आपको X लिखना है, बाकी वही जो उस साइड में हमने लिखा है, ठीक है। तो XCM, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था हमारा, यहाँ पे जो हमारा मास था M1, ठीक है, तो ये एक पॉइंट था यहाँ पे। आप मुझे बताओ, आपको इसके इसके कोऑर्डिनेट आप कैसे देखते हो, इसे X कितना है और Y कितना है, ये Y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये X कोऑर्डिनेट है। अब इसी पॉइंट का आपको मैं दिखाऊंगा, ये क्या कैसे निकालते हैं, इसमें जो है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये इसका था R1 था ये, ठीक है। अब फिर इसी तरह M2 का आप लिखोगे R2। अब ये देखना ये X कितना है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊंगा, जो ग्राफ आपका ग्राफ पेपर होता है, ये 1 होता है, ठीक है, फिर ये 2 होता है, ठीक है, ये 3 होता है, ग्राफ पेपर पे देखना। इसी तरह यहाँ से भी आप 1 लेते हो, ये 2 लेते हो, ठीक है, ये 3 लेते हो। अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हम देखते हैं जो y है वो 4 है, और जो x है वो, अगर x को देखिए, x को यहाँ से देखना, x जो है वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है x 2 है, y 4 है, तब हमें ये पॉइंट हासिल हो गया, ठीक है। इसी तरह आप उसका देखना R2 का, तो मतलब है कि इन्हीं को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, दीज आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मास M1 का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, यानी आपको देखना x कितना है और y कितना है। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछेगा M2 का कितना है, वहां पे भी आपको देखना है x कितना है, y कितना, जिस तरह मैंने इसमें दिखाया M1 में, फिर Mn में, ठीक है। इसी तरह अब देखना है कि जो अब सेंटर ऑफ मास निकला है, कोई तो सेंटर होगा उसका, जहाँ जहाँ जिसको हम खींचेंगे तो सारा सारा सिस्टम ही ऊपर उठ जाएगा, जिसमें 100,000 पार्टिकल्स भी होंगे। तो हमें सेंटर ऑफ मास देखना है, सेंटर ऑफ मास को आपने पकड़ लिया, आप उसको उठा सकते हो सारी। अगर सेंटर ऑफ मास नहीं मिला, आपको उठाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमें ये सेंटर ऑफ मास दिखाना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है, सारा मास उधर उसी उसी जगह पे जमा होता है। यानी जैसे कि आपने सेंटर ऑफ मास तो एक पॉइंट है जिसको आप उठाते हैं, जैसा कि आपने सारी मास को ही उठाया, क्योंकि उसी पॉइंट में सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। जो मैंने आपको कल भी बताया, जब भी किसी चीज को उठाना होता है, पहले उसका हमें डिटेक्ट करना पड़ता है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, उसी पॉइंट को उठाओ तो सारी बॉडी उठ जाएगी, अगर उसमें थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल्स भी होंगे। तो हम कर रहे थे बात कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की, तो हर एक पार्टिकल का अपना एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। एक्स कितना है, वाई कितना है, जेड भी देखता है, इसी तरह से जेड एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है। तो अगर जेड एक्सिस से 3 सेंटीमीटर दूर है, तब बोलते हैं इसकी जेड इसका वैल्यू 3 है, एक्स इसका 2 है, ठीक है, वाई इसका 5 है, 3 भी होते हैं कभी। लेकिन जब प्लेन में होता है, जिस तरह मैंने आपको बोला यहाँ पे, जैसे कि आपका फर्श है, जो फ्लोर आप जो रूम जो है आपके रूम का जो फ्लोर है, उसमें सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। अगर स्पेस में कोई पार्टिकल होगा, फिर हमें देखना है जेड एक्सिस से भी कितना दूर है। तो छोड़िए, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको सिर्फ ये पार्टिकल जो है ये बैठा है किस पे, फ्लोर पे, तो वहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही होंगे। तो अब जो सेंटर ऑफ मास हमें कोई पॉइंट मिल गया, तो मान लीजिए अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा कोई, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, CM है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह हम निकालेंगे, वो हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा है, ठीक है। x1 x2 आपको देखना है, ठीक है, xn, x1 क्या है, दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1, ठीक है। इसी तरह x2 जो है, इट इज द x कोऑर्डिनेट, मैंने बोला यहाँ पे दो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो जो अभी मैं नीचे भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसका किसका, सेंटर ऑफ मास का, फिर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर z कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इफ द पार्टिकल इज इन स्पेस, इफ इट इज ऑन द फ्लोर देन इट विल हैव ओनली टू कोऑर्डिनेट्स, दैट्स x एंड y।
तो XCM जो हो गया, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस पॉइंट का जो है, जो यहाँ पे फिर से मैं दिखाऊंगा, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है, इसका जो एक्स है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट भी होंगे, वाई भी और जेड भी। तो पहले हम एक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस so on mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस so on mn। यानी मैंने यहाँ पे पहला पार्टिकल जो लिया था, वहां पे हमने x बोला था, x2 है, तो जो x1 है वो 2 है। x1 क्या है यहाँ पे? जो x1 है वो 2 है। अगर m1 का मान लीजिए इस पार्टिकल का मास मान लीजिए 1 kg है, ठीक है, तो फिर 1 इंटू 2 हो गया, निकल गया आपको पहला जो m1 x1 है वो बन जाएगा 1 इंटू 2, ठीक है। इसी तरह फिर आप x2 का x2 पार्टिकल जो सेकंड पार्टिकल होगा उसका x2 देखोगे वो कितना होगा। मान लीजिए अगर उसका जो मास 2 kg है तो 2 इंटू 2 करोगे, क्या होगा उसका कोऑर्डिनेट x2, ठीक है। इसी तरह से फिर उनको ऐड करोगे तो आपको x निकल जाए, x का वैल्यू निकल, नीचे आपको m1 जो 1 kg प्लस 2 kg प्लस 3 जो भी पार्टिकल्स का मास होगा उनको ऐड करना है, फिर ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड करना है, तो आपको x निकल जाएगा, ठीक है। अब समेशन में लिखेंगे तो वही जो मैंने अभी आपको दिखाया है, XCM, ठीक है, that is x coordinate of center of mass is equal to summation over I is equal to 1 to n mi xi, ठीक है। जो मैंने बोला अभी, अगर I को y1 वैल्यू दोगे तो ये बन जाएगा m1 x1, फिर 2 वैल्यू दोगे तो ये बन जाएगा m2 x2, फिर 3 वैल्यू दोगे तो m3 x3, प्लस 1 n वैल्यू दोगे तो mn xn, फिर उनको ऐड करो तो ऊपर वाला क्वेश्चन हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2। इसको शॉर्ट करने के लिए हम समेशन में लिखते हैं, ठीक है। ऊपर वाला ये है, जो ऊपर की जो एक्सप्रेशन है, इट इज द सेम एक्सप्रेशन, बट वी हैव जस्ट शॉर्टनड इट, हमने इसको थोड़ा छोटा किया है। नीचे भी जो एम आई मैंने उधर देखा वही से एम आई को 1 वैल्यू दे दो तो m1 बन जाएगा, 2 को दे दो तो m2 बन जाएगा, फिर ऐड करो तो m1 प्लस m2 प्लस 1 mn बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो m1 प्लस m2 प्लस mn वो मैंने कैपिटल M के बराबर लिखा है, दैट इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा x, दैट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 टू n mi xi डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय m। जो मैंने अभी बताया आपको, ये चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ये m, जो मैंने उधर लिखा है साइड में, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, सब आप इस तरह ही लिखना, ठीक है। ये जो यहाँ पे ये लाइन है, ये लाइन आप यहाँ पे डाल सकते हो, इसके नीचे लिख सकते हो, ठीक है। या ये जो ये वाला ये आप यहाँ पे लिख सकते हो आप, ठीक है, अपने नोटबुक में। सिमिलरली आप y कोऑर्डिनेट भी निकल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूंगा y व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट विल बी m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस 1 mn yn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2, वो निकलेगा लास्ट में हमें, ये ठीक है। इसी तरह जब आप z कोऑर्डिनेट निकालोगे आप सेंटर ऑफ मास का, तो दैट विल बी m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस 1, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे सिमिलरली का वर्ड यूज किया, सिमिलरली आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। अब हमारा एक और टॉपिक है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये सेंटर ऑफ मास मोशन कैसे कर सकते हैं? जब भी कोई चीज आपसे मैं पूछता हूँ, एक गाड़ी मोशन में है, उस उसके साथ क्या क्या होता है? एक डिस्टेंस वो कवर करता है, वो तो हमने पढ़ लिया डिस्टेंस, इसका जो जो पोजीशन वेक्टर्स पर ये होगी इसकी डिस्टेंस, जो जिस तरह से जो r1 है, इसका मतलब हो गया वो कार्नर से r1 मीटर दूर है। दूसरे का जो r2 था वो कार्नर से r2 मीटर दूर है, यानी कोई अगर r1 2 मीटर है, r2 2 से ज्यादा हो सकता है, 3 हो सकता है, r1 से कम हो सकता है, एक ही हो सकता है। इसीलिए हम लिखते हैं 1 2 का मतलब नहीं होगा 2 को ज्यादा है तो 1 का कम है, नहीं, ये का मतलब ये डिफरेंट है। अगर r1 5 मीटर है तो r2 जो है वो 6 मीटर भी हो सकता है, 4 मीटर भी हो सकते हैं, वो आर दैट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम आर 5 नहीं हो सकता वो। इसी तरह R3 जब लिखते हैं इसका मतलब वो 2 से भी डिफरेंट है और 1 से भी डिफरेंट है, ठीक है। तो वो हो गई डिस्टेंस। डिस्टेंस के बारे में, अब गाड़ी जब रोड पे चलती है तो डिस्टेंस कवर करती है। दूसरी बात, गाड़ी की रफ्तार होती है, स्पीड होती है, जिसको वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर गाड़ी एक्सेलरेट भी होती है, ठीक है। तो गाड़ी पे फोर्स भी लगता है, क्योंकि जिस चीज जब तक आप किसी चीज को फोर्स लगाओगे तब तक वो मूव नहीं करेगा। तो वही हो गया मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास जब चलेगा उसको भी एक्सेलरेशन होगी, उसको भी वेलोसिटी होगी, उस वो भी डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना वो कवर करेगा, वो हो गया वही आरसीएम जो हमने निकाला पहले ही, ठीक है। आरसीएम इज इक्वल, अगर दो पार्टिकल्स होंगे तो हमने निकाला वो m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय, अगर n पार्टिकल्स होंगे तो वो भी हमने निकाला है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस 1 mn rn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn। तो डिस्टेंस तो हमने निकाली है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और फोर्स, ठीक है। ये तीन चीजें होती है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के साथ, यानी सेंटर ऑफ मास जो है उसके साथ जब वो मोशन में होता है तो उसके साथ फोर्स होता है, एक्सेलरेशन होती है, और क्योंकि जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो इसका मतलब ये होगा उस पर फोर्स लग जाए, ठीक है।
So consider the motion of a system of n particles of masses m1, m2, mn moving with velocities v1, v2, so on vn. ठीक है? Let us assume that no mass enters or leaves the system during its motion. अभी मैंने आपको उधर बताया भी था m1, m2 को, इसको आप बंद करके कमरे में बंद करके रखो, बाहर से कोई अंदर मास ना आना चाहिए, ना अंदर का कोई पार्टिकल बाहर निकलना चाहिए। ठीक है? वही हो गया, हम एज्यूम करते हैं न कोई मास अंदर जाता है कमरे में, न कमरे से कोई बाहर जाता है। हमारे कमरे में 100 पार्टिकल्स है, हमें उसी के साथ डील करना है। अब उन 100 पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास है, वो हम देखेंगे वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, वो तो हमने निकाला है, वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, वो हो गया RCM जो निकाला आपने अभी, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस so on mn rn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस so on mn, वो तो हो गया डिस्टेंस। अब वेलोसिटी निकालेंगे उसकी। ठीक है? इन पार्टिकल्स जो हमारे कमरे में है, during its we assume that no mass enters the system or leaves the system. System कौन है हमारा? हमारा कमरा जिसमें ये पार्टिकल्स है। During its motion, so that the total mass of the system remains constant. जो अंदर का मास है, पार्टिकल इधर उधर जाएंगे, हमें पता है अगर 100 पार्टिकल है, एक पार्टिकल 1 kg का था, दूसरा 2 kg का, तीसरा 3 kg का था, टोटल मास हमारे पास 100 kg था। ठीक है? तो वो जो 100 kg है, वो पार्टिकल इधर उधर चले जाए, लेकिन उनका जो टोटल मास है वो कांस्टेंट रहेगा। वही मैं बहुत बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो टोटल मास है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। कैसे कांस्टेंट रहेगा? अगर अंदर से कोई मास बाहर जाएगा तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, 100 kg तो 90 kg रह जाएगी। अगर बाहर से 1 kg अंदर आ गया तो 100 kg तो 101 kg बन जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हम एज्यूम करते हैं कि न कोई मास बाहर जाता है, न कोई मास अंदर आता है सिस्टम। Then the velocity of the center of mass is given by, आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस RCM हो गया, VCM सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है दैट इज VCM इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वो किसके बराबर, वेलोसिटी किसके बराबर होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कितने, सेंटर ऑफ मास ने कितनी डिस्टेंस निकाले, तो दैट इज RCM। RCM इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये याद रखना, v इज इक्वल टू ds/dt। अब s के बदले यहाँ पे r है, बस और कुछ नहीं है। अब जब v के साथ cm लगाओगे तो r के साथ भी cm लगाओगे। So that will be equal to d by dt। अब RCM का वैल्यू दे दीजिए। आप RCM का वैल्यू क्या निकाला है आपने? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस so on mn rn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस so on m। ठीक है? ओके गाइस, तो अब जो ये डी एम मास, ये कांस्टेंट है, मास को तो डिफरेंशिएशन नहीं होती है, जो कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशिएशन बाहर निकालना है। इसलिए मैंने m1 को, जो ये d by dt है, इसको अंदर ले लिया मैंने, r1 के साथ रखा, r2 के साथ रखा और rn के साथ रखा। ठीक है? मास को मैंने बाहर निकाला क्योंकि मास कांस्टेंट। इसको ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा m1 d by dt of r1 plus m2 d by dt of r2। ठीक है? प्लस so on mn d by dt of rm डिवाइडेड बाय कैपिटल M जो हमने नीचे लिखा है। m इज इक्वल टू, हमें पता है m किसके बराबर है, दैट इज द सम ऑफ द मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, दैट इज m1 plus m2 plus so on mn। ठीक है? सो VCM विल बी इक्वल, अब जिस तरह से d by dt of r इज इक्वल टू v, मैंने अभी बताया आपको d by dt of r1 विल बी इक्वल टू v1। तो ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के बराबर होता है। सो ये v1 बन गया, m1 v1। इसी तरह d by dt of r2 v2 बन जाएगा, सो ऑन d by dt of rn क्या बन जाएगा? vn बन जाएगा। तो होल डिवाइड बाय ये जो m है, मैं फिर से आपको बताऊंगा, या आप चाहो तो यहाँ पे इसके नीचे लिखा अपने नोटबुक के, यहाँ पे हर जगह भी नीचे लिखा। अब मैं इस पे नहीं लिखा था, मैंने यहाँ पे साइड में ही लिखा है। ये लाइन जो थी, वो रेड वाली लाइन मैंने डाली, वो यहाँ पे, ये m आप इस यहाँ पे लिखना, यहाँ पे, यहाँ पे लिखा। ठीक है? फिर यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं रखूंगा उधर ही। ठीक है? तो अब समेशन में अभी जो जिस तरह मैंने ऊपर समझाया आपको, इट विल बी VCM विल बी इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi vi डिवाइड बाय m। अब यहाँ पे खुद आप एक बार फिर वैल्यू दे दीजिए। अगर i का वैल्यू 1 दे दोगे तो आपको क्या हासिल हो जाएगा? m1 v1। और दो वैल्यू दोगे तो m2 v2 सो ऑन। अगर m वैल्यू दोगे तो फिर mn vn, फिर उनको ऐड करो, ये बन जाएगा m1 v1 प्लस m2, जो ऊपर मैंने लिखा था वही बन जाएगा। ठीक है? सो ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया? आपको पहले देखना है कि जो पार्टिकल 1 था उसकी वेलोसिटी कितनी थी, पार्टिकल 2 की वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है? जो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है उसको उसके मास से मल्टीप्लाई करो, फिर पार्टिकल 2 की जो वेलोसिटी है उसके उसके मास से मल्टीप्लाई करो। सो जो m की वेलोसिटी है उसको उसके मास से मल्टीप्लाई करो। तो फिर उनको ऐड करो,
डिवाइड बाय टोटल मास। देखो टोटल मास कितना है आपके पास, वो M1 का मास जो मैंने अभी बोला था 1 kg प्लस 2 kg प्लस 3 kg प्लस 100 होंगे, तो 100 तक kg तक ले जाओ, फिर उनको ऐड करो, फिर ऊपर वाले को नीचे से डिसाइड करो, डिवाइड करो, तो आपको सेंटर ऑफ जो मास है उसकी वेलोसिटी निकलेगी। अब एक्सेलरेशन निकालेंगे। द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय, अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिस तरह वेलोसिटी की डेफिनेशन थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो डेफिनेशन है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो ACM इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ VCM। ठीक है, डी बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ V हो गया वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब VCM का वैल्यू हमने निकाला है, सो इट विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी, और VCM का वैल्यू सारा हमने अभी निकाला है ऊपर, M1 V1 plus M2 V2 plus 1 MN VN डिवाइड बाय M1 plus M2 plus 1 MM। ठीक है, अब यहाँ एक बार फिर आप M1 बाहर निकालो। ठीक है, जो डी बाई डी टी है V1 के साथ रखो, V2 के साथ रखो, फिर VN के साथ रखो, तो ये बन जाएगा M1 डी बाई डी टी ऑफ V2 प्लस M2 डी बाई डी टी ऑफ V2 प्लस 1 MN डी बाई डी टी ऑफ VN। तो नीचे हमने M रखा है, कैपिटल M, वेयर M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस 1 MM। ठीक है, अब डी बाई डी टी ऑफ V, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सेलरेशन, सो डी बाई डी टी ऑफ V1 विल बी A1। ठीक है, इसी तरह ये A2 बन जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ V2 इज A2 एंड डी बाई डी टी ऑफ AN इज VN इज AN। ठीक है, अब इसको भी समेशन में लिख लीजिए। तो ACM एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू समेशन और I इज इक्वल टू 1 to N MI AI बाय M। अगर यहाँ पर भी I को 1 वैल्यू दोगे तो ये बन जाएगा M1 A1, फिर 2 वैल्यू दे दो तो M2 A2, फिर 3 दे दो M3 A3 प्लस 1 M दे दो तो MN AN, फिर उनको सम करो, समेशन का मतलब ये सम करो तो ऊपर के इक्वेशन आपको मिलेगी। हो गया ये एक्सेलरेशन की बात। ठीक है, अब फोर्स की बात है। द फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक M हो गया टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू ACM हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जो पॉइंट उसमें होगा एक पॉइंट, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है। ठीक है, तो उसको फिर उस टोटल मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स हासिल होगा, क्योंकि फोर्स की डेफिनेशन है F इज इक्वल टू ME। तो इसका मतलब हो गया FCM इज इक्वल टू M कैपिटल M जो मैंने यहाँ पे लिखा है, उसके बाद मैंने ACM का वैल्यू दे दिया, ये जो है ये ब्रैकेट में ये सारा ACM का वैल्यू है यहाँ पे तक जो आपने ऊपर निकाला है, अगर आप खुद देखोगे यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये ACM का वैल्यू मैंने दे दिया है। ठीक है, तो अब ये M जो नीचे था, ये वाला M और ये M कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, FCM विल बी इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस 1 MN AN। ठीक है, इसका मतलब हो गया FCM विल बी इक्वल टू F1, क्योंकि M1 A1 is F1, M2 A2 is F2, so on MN AN is FN. So FCM will be equal to F1 plus F2 plus 1 FN, और FCM will be equal to जब समेशन में रखेंगे I is equal to 1 to N F I। ठीक है, फिर I का वैल्यू 1 दे दो तो F1 हो जाएगा, 2 दे दो तो F2 हो जाएगा, N दे दो तो FN हो जाएगा, फिर उनको सम करो तो बन जाएगा F1 plus F2 plus 1 FN। From equation 3 जो मैंने अभी निकाली FCM वैल्यू, it is clear that the center of mass of a system of particles move though it was a particle of mass equal to that of the whole system without any external forces acting directly on it। ठीक है, अब important pointers related to center of mass। center of mass के जो important point है ये आपको याद रखनी पड़ी। if a system consists of more than one particle or bodies, अगर सिस्टम में एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे या एक से ज्यादा बॉडी होंगी, ठीक है, and net external force on the system in a particular direction is zero, और उस पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा, लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स में आपको समझाऊंगा। आपके बाएं हाथ को कोई बंदा खींचता है राइट डायरेक्शन में, दाएं हाथ को राइट डायरेक्शन में खींचता है और बाएं हाथ को लेफ्ट डायरेक्शन में खींचता है, तो ये आपके ऊपर हो गए दो एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन जो नेट एक्सटर्नल फोर्स आप पे होगा वो जीरो होगा, क्योंकि ना आप इस साइड में जाओगे ना आप इस साइड में जाओगे। इसी तरह कोई आपको फिर आगे से भी खींचेगा, कोई बंदा आपके गिरेबान पकड़ेगा आपको आगे से खींचेगा, कोई पीछे से कपड़ा पकड़ेगा आपकी शोर को पकड़ेगा तो पीछे की तरफ खींचेगा, लेकिन आप हिलते ही नहीं है। तो अब चार एक्सटर्नल फोर्स आपके काम कर रहे हैं।
लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स आप पे 0 है क्योंकि आप हिलते ही नहीं, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स है या दो से दो बॉडीज है, ठीक है, या दो से ज्यादा, हमने लिखा है वन पार्टिकल और मोर देन वन पार्टिकल, वन बॉडी और मोर देन वन बॉडी, और उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, एक्ट नहीं कर रहा है, विद सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट, और उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट में है, then the center of mass will not move along that particular direction even though the particles or bodies of the system may move along that direction. तो जो सेंटर ऑफ मास है वो उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा जिसमें बाकी पार्टिकल्स जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है दैट्स एट रेस्ट, दैट्स एट रेस्ट। Number two, motion of center of mass of a system of or body is not affected by any forces as they always make action and reaction, ठीक है। अब जो एक दूसरे पे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ये पार्टिकल्स, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, या एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। तो इसका मतलब हो गया, अगर एक बॉडी दूसरे पार्टिकल पे 10 न्यूटन फोर्स लगाता है तो वो वापस उस पर 10 न्यूटन फोर्स लगाता है, जो हो गया एक्शन और रिएक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया पहले, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन कैंसिल हो जाता है, अगर आप एक हाथ से दूसरे हाथ को मारोगे जितना फोर्स एक हाथ में लगा हुआ एक्शन हो गया, जो दूसरा हाथ है वो उतना ही फोर्स वापस लगाता है आपके हाथ पे जिससे आपने इसको चोट मारा था, तो वो रिएक्शन हो गया, ये बराबर होते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं, क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। दे मेक पेयर्स एंड सो देयर नेट so their net contribution to the acceleration of center of mass is 0। ये दो हो गए, क्या हो इसका का मतलब क्या हो गया, motion of center of mass of a system or body is not affected by any म्यूचुअल फोर्स जो कि एज दे ऑलवेज मेक एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन पेयर्स वो बनाते हैं तो वो उससे उस पे उस मोशन पे कोई असर नहीं पड़ता है, मतलब जो उनकी स्पीड होगी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, एक्सलेशन होगी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो एक दूसरे को फोर्स लगा, ये भी आप याद रखना, सेंटर ऑफ मास पे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी अगर सेंटर ऑफ मास है, आप बोलोगे जो पार्टिकल है उसने दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगाया था, दूसरे पार्टिकल पे फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स लगाया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास पे जो है जो उसकी वेलोसिटी होगी वही रहेगी, जो उसकी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, वो वेलोसिटी है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगी, जो उसकी एक्सेलरेशन जो इंक्रीज हो रही है तो उसको ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा है, इफ टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 are placed on a smooth surface, उनके जो सेपरेशन होगी उन पार्टिकल्स m1 और m2 वो r है, ठीक है, एंड दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, m1 एंड m2 दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन, उनके बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है। तब क्या हो सकता है, इन एन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स उन पे एक्ट नहीं कर रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, उस वक्त जो सेंटर ऑफ मास उन पार्टिकल्स का होगा वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, वो एक्सेलरेट नहीं होगा, irrespective of the individual acceleration of particles, मतलब अगर एक पार्टिकल m1 वो भी एक्सेलरेट हो रहा है जा रहा है किसी तरफ, m2 की तरफ, m2 भी एक्सेलरेट हो रहा है वो जा रहा है किसी तरफ, m1 की तरफ, जो सेंटर ऑफ मास उनका पहले था वो भी किसी जगह किसी तरफ जा रहा होगा, ठीक है, ठीक है, तो उस पे जो सेंटर ऑफ मास पे वो एक्सेलरेट नहीं होगा, मतलब शर्त है कि एक्सटर्नल फोर्स उस पे एक्ट नहीं कर रहा हो। दूसरा है इसका, इन एन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तीसरा है, इफ इनिशियली द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, दैट इज VCM इज 0 एंड एक्सटर्नल फोर्स वो भी 0 है, ठीक है, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, देन द लोकेशन ऑफ CM इज फिक्स्ड, तो जो फिर जो सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन होगी वो चेंज नहीं होगी, जहां पे उधर एक ही जगह पे रहेगा,
अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्शन करेगा एक्सटर्नल फोर्स, द सेंटर ऑफ मास मूव्स जस्ट एज all the masses were concentrated at that point, उसी तरह से वो चलता है, that is F external is equal to M AC। अब कल पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह लीनियर मोमेंटम।